चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का लेक्चर नंबर 2 है। डिस्कस करना है हम लोगों को राष्ट्रीय आय के बारे में। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा है अर्थशास्त्र के बारे में और उसके जो सामान्य चीजें हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अभी जो डिस्कस करना है वो हम लोगों को डिस्कस करना है नेशनल इनकम के बारे में, मतलब राष्ट्रीय आय के बारे में। क्या होती है उसके बारे में पहले हम लोग बात करें। तो राष्ट्रीय आय आपका जो है वो आपका इसके बारे में जानकारी जो है उससे देश की अर्थव्यवस्था के आकार और स्वरूप के बारे में जानकारी हो जाती है। तो अगर एक सिंपल सी भाषा में बात करें राष्ट्रीय आय के बारे में, तो राष्ट्रीय आय के बारे में जो जानकारी होती है उससे देश की अर्थव्यवस्था के आकार और स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की एक माप होती है। एक हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय आय, हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय आय। अब उसके अंदर में लिखिएगा राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी। राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी से राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी से देश की अर्थव्यवस्था के आकार, देश की अर्थव्यवस्था के आकार और स्वरूप के बारे में भी, देश की अर्थव्यवस्था के आकार और स्वरूप के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके वेरियस कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड टू आपका जो नेशनल इनकम है। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अवधारणाओं के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये आपका पहले नंबर पे आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ आपका मार्केट प्राइस, जीडीपी का। तो राष्ट्रीय आय के बारे में एक मोटा मोटा हिसाब हम लोगों ने समझ लिया कि राष्ट्रीय आय एग्जैक्टली क्या होती है। अब इससे संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनके बारे में हम लोग बात करें। एक हेडिंग सी डालिएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं लिखिएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर व्यक्त जो मूल्यवर्धन होते हैं उनका योग या फिर संपूर्ण अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही आपका बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो लिखने की आवश्यकता नहीं इसको। और वहीं पे अगर बात की जाए बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में, तो मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस, मतलब जीएनपी के बारे में। बाजार मूल्य पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों, मतलब कि देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या फिर बाहर बाजार कीमतों पर जो व्यक्त मूल्य है उसके वर्धन का एक योग होता है। यह आपका सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य ही आपका बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अब एक हेडिंग सी डालिएगा जीडीपी तथा जीएनपी में अंतर। जीडीपी तथा जीएनपी में अंतर एक शॉर्ट में लिखते हैं किसी देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत, किसी देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय, निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय या किए गए कुल उत्पादन को, या किए गए कुल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा एक देश की, तथा एक देश की
आर्थिक सीमा के भीतर, आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर केवल निवासियों द्वारा अर्जित आय, केवल निवासियों द्वारा अर्जित आय या किए गए कुल उत्पादन को, या किए गए कुल उत्पादन को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बात करें, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस, एनडीपी के बारे में अगर बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इकोनॉमिक्स में, जो आपको इंग्लिश में भी समझनी होती हैं। इसी वजह से आपका दोनों भाषाओं में मैं उच्चारण कर दे रहा हूँ, जिससे आपको समझने में दिक्कतें ना हो। हिंदी में ना समझ में आया तो आपको इंग्लिश में समझ में आए, इंग्लिश में ना समझ में आया तो आपको हिंदी में समझ में आए। तो अब हम लोग बात करेंगे बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में। जब किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, मतलब जो उत्पादन होता है तो उस प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के मूल्य में कमी होती है, जिसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। जब हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है वो प्राप्त हो जाता है। अगर एक फॉर्मूला के अनुसार बात की जाए तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब एनडीपी बराबर होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास मतलब डिप्रिशिएशन। तो इसको हेडिंग डाल के थोड़ा सा लिख लीजिएगा, लिखिएगा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, कीमत बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस ह्रास। सिर्फ फॉर्मूला लिख लीजिएगा या फिर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, लिखिए इसको। जब किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के मूल्यों में कमी होती है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के मूल्यों में कमी होती है और जिसे मूल्यह्रास कहा जाता है, जिसे मूल्यह्रास कहा जाता है। जब हम, इसी में आगे लिख लीजिएगा, जब हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बारे में, मतलब एनएनपी के बारे में। बहुत सारी जगह होगा जहां पे आपको लिख के आएगा इस टाइप से कि एनएनपी के बारे में समझाइए या फिर एनडीपी के बारे में समझाइए या फिर जीडीपी तथा जीएनपी में अंतर क्या होता है। देखिए जितनी भी डिफिनेशंस लिखाई जा रही हैं आपको, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में मिलते हैं।
कि इसके बारे में थोड़ी सी चीजें या फिर इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करिए या फिर इस तरह से कुछ भी। तो राष्ट्रीय इनकम मतलब नेशनल राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न उठना ही उठना है। तो हेडिंग डालिएगा बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आशय। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आशय किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा में एवं देश की सीमा के बाहर किए गए वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य से है। इससे देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ा जाता है और विदेशी नागरिकों द्वारा देश में अर्जित आय को घटा लिया जाता है। इस अंतिम उत्पाद में मूल्यह्रास की राशि को निकाल दिया जाता है। अब ये मूल्यह्रास क्या होता है पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली संपत्तियों अर्थात जो भवन होते हैं, मशीनें होती हैं, औजारें होती हैं, इनके आदि के मूल्य में गिरावट या कमी होती है जिसे आपका डिप्रिसिएशन या फिर मूल्यह्रास कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसके पॉइंट में लिख लीजिएगा। कई लोग आपका इकोनॉमिक्स से परिचित नहीं होंगे तो वहां पे ह्रास शब्द का समझ में नहीं आएगा। लिखिएगा मूल्यह्रास। देखिएगा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली संपत्तियों अर्थात भवन, मशीनों औजारों आदि के मूल्य में गिरावट या कमी होती है जिसे मूल्यह्रास कहा जाता है।
जिसे मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन कहा जाता है। जिसे मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन कहा जाता है। अब विदेशों से प्राप्त जो निवल आय होती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या होती है एग्जैक्टली। अगर एक बात की जाए एक रूल की तरह से, तो एग्जैक्ट वर्ड उसका याद नहीं आ रहा है जिसको बोलेंगे, तो विदेशों से प्राप्त निवल आय जो फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, सॉरी, तो विदेशों से जो प्राप्त आय होती है, निवल आय होती है, उसके बराबर होता है भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित आय। तो ये अगर लिखेंगे तो आपको विदेशों से प्राप्त जो निवल आय है उसके बारे में क्लियर आ जाएगा। तो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में विदेशों से जो प्राप्त निवल आय होती है उसकी अवधारणा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सकल घरेलू उत्पाद में देश के निवासियों तथा जो गैर निवासी होते हैं उनके द्वारा देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित जो सभी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनके मूल्य लिया जाता है। जबकि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसकी गणना में केवल निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा देश के अंदर और बाहर किए गए वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को लिया जाता है। जैसे यदि कोई भारतीय व्यक्ति जो है अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में सेवाएं दे रहा है तो उसे प्राप्त आय भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होंगी। इस प्रकार यदि कोई अमेरिका चिकित्सक जो है भारत में अपनी सेवाएं देता है तो उसे जो प्राप्त आय है वो भी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ी जाती है। एक हेडिंग करके डालिएगा जिसमें सिर्फ हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। लिखिएगा विदेशों से प्राप्त निवल आय बराबर, विदेशों से प्राप्त निवल आय बराबर भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित आय, माइनस विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित आय। अब भारत के जो सामान्य निवासी होते हैं और गैर निवासी होते हैं उनका मतलब क्या होता है, उनकी अवधारणा क्या है। तो एक जो सामान्य निवासी होते हैं नॉर्मली वह व्यक्ति होता है जो संबंधित देश में निवास करता है और जिसकी आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित होती है। सामान्य निवासी के अंतर्गत व्यक्तियों तथा संस्थाओं दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। एक देश में स्थित जो आपका विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे WHO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, UNA हो गया इत्यादि को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता। लेकिन इन संगठनों में काम करने वाले भारतीयों को भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। विदेशी पदाधिकार, कूटनीतिक या फिर आपका सशस्त्र सेना के जो सदस्य हैं उनको देश का सामान्य निवासी माना जाता है जिसके वे निवासी होते हैं, ना कि उस देश के जिसमें वो काम करते हैं। भारत में स्थित आपका जो विदेशी दूतावास है उसमें काम करने वाले भारतीयों को भारतीय निवासी माना जाता है, जबकि जो विदेशों में है वहां पे स्थित जो आपका भारतीय दूतावास है उसमें काम करने वाले विदेशियों को भारत के गैर निवासी माना जाता है। शेष विश्व में जो कार्यरत भारत के राजदूत हैं और उच्चायुक्त हैं वो भारत का सामान्य निवासी माना जाता है, क्योंकि भारत के ही निवासी हैं जो वहां पे जाके भारत के लिए ही कार्य कर रहे हैं। जबकि भारत में जो उपस्थित आपका शेष विश्व के राजदूत हैं और उच्चायुक्त हैं उनको भारत का गैर निवासी माना जाता है। मतलब ये काम तो इंडिया में ही कर रहे हैं लेकिन भारत के तो नहीं है, तो इनको गैर निवासी माना जाता है। कुछ जैसे मनोरंजन, अवकाश बिताने, चिकित्सा, अध्ययन, खेलकूद, कॉन्फ्रेंस आदि के लिए देश में आए जो विदेशी सैलानी होते हैं उनको सामान्य निवासी नहीं माना जाता है। नॉर्मली वैसे भी ये समझ में आएगा ही, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो टेक्निकल हो। तो ऐसे विदेशी जो आपका गैर निवासी उपक्रमों के कर्मचारी होते हैं और जिनकी आर्थिक रुचि का कोई केंद्र व देश नहीं होता है, ऐसे सभी व्यक्तियों को गैर निवासी माना जाएगा। एक सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बात की जाए तो गैर निवासी उन सारे व्यक्तियों को कहा जाता है जो नॉर्मली भारत नहीं है, ठीक है, जो नॉर्मली भारतीय नहीं है। एक तरह से आप सिर्फ सामान्य निवासी के बारे में अगर समझ गए हैं तो गैर जो निवासी है उसके बारे में चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत आय के बारे में, पर्सनल इनकम के बारे में।
तो एग्जैक्टली व्यक्तिगत आय वह आय है जो देश के नागरिकों को वास्तव में प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत आय जो है व्यक्तियों तथा परिवारों द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त कारक आय तथा चालू जो हस्तांतरण है उसका जोड़ होता है। अर्थात अगर बात की जाए तो व्यक्तित्व आय सरकारों और परिवारों की को सभी स्रोतों से प्राप्त चालू आय का एक जोड़ होता है, पर्सनल इनकम जिसको बोलते हैं। तो एक हेडिंग सी डालिएगा, व्यक्तिगत आय मतलब पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त, परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त चालू आय का जोड़ है, चालू आय का जोड़ है। अब बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली जो औसत आय है उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए उस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय वर्ष को उस वर्ष में कुल जनसंख्या से भाग देना चाहिए। नहीं समझ में आया? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। सिर्फ हेडिंग डालिएगा पर कैपिटा इनकम या फिर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय या फिर पर कैपिटा इनकम। देखिएगा, किसी देश में प्रति व्यक्ति, किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली, किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली औसत आय को, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए, नहीं सिर्फ इतना ही लिखिएगा, उसके बाद एक फॉर्मूला लिखिएगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। देखिए इसी प्रकार आपका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि आपका बाजार कीमत पर सकल जो घरेलू उत्पाद है उसको वर्ष की जनसंख्या में भाग दें तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। सिंपल सी भाषा है, जैसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है उसके बराबर होता है बाजार कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पाद बटे कुल जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो आपका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा, जैसे ऊपर आपका है प्रति व्यक्ति जब आय है उसी तरह से। अब राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रीय आय को मापने की कुछ विधियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी विधियां क्या क्या होती हैं? 3 प्रकार की विधियां होती हैं। एक तो होती है उत्पादन विधि, एक होती है आय विधि और एक होती है व्यय विधि। तो उत्पादन विधि में क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करें तो उत्पादन विधि जो है अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उत्पादक इकाइयों के अंशदान की एक माप प्रस्तुत करता है। उत्पादन विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित जो वस्तु हैं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। उसके योग को बाजार मूल्य पर जो आधारित सकल घरेलू उत्पाद है कहा जाता है। अब उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत आपका जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनके क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता। इसमें आपका शामिल की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उसे आपका वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए, उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया में माध्यमिक वस्तुओं का मूल्य जो है वो नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष के रखे स्टॉक के मूल्य में वृद्धि जो है राष्ट्रीय उत्पाद को प्रभावित नहीं करेंगे। ये आपकी उत्पादन विधि हो गई, प्रोडक्शन मेथड हो गया। तो इसके अलावा इसमें आपका 3 चीजें होती हैं, जैसे उत्पादन विधि के बारे में हम लोगों ने बात की ही। इसके अलावा आय विधि होती है और व्यय विधि होती है। तो आय विधि के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। होता है क्या है एग्जैक्टली? उत्पादन इकाइयों में जो आय जनित होती है वो आपका उत्पादन के साधनों के संयुक्त प्रयास का एक परिणाम होती है। यह आय जो है वास्तव में उत्पादन क्रिया में लगे जो आपका सभी साधन है, भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यम हो गया, इन सब संयुक्त इनके प्रयोगों का एक प्रतिफल होता है।
जिन्हें लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में वितरित हो जाती है। राष्ट्रीय आय का जो आकलन है एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ के रूप में किया जाता है। अब इसी में हम लोग व्यय विधि के बारे में अगर बात की जाए, एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में अगर बात की जाए, तो व्यय विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है या फिर उसके बचत पर। इस प्रकार राष्ट्रीय आय पर आपका कुल उपभोग व्यय तथा कुल बचत पर योग होती है। तो 3 प्रकार से राष्ट्रीय आय के मापने की विधियां हम लोगों ने डिस्कस की। एक तो हो गई उत्पादन विधि, एक हो गई आय विधि और तीसरी हो गई आपकी व्यय विधि। अब जो हम लोगों को नेक्स्ट डिस्कस करना है, तो वो डिस्कस करना है राष्ट्रीय आय को मापने की विधि और आधार वर्ष के बारे में क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।